नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय कानून मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कुल 6,160 जजों की कमी है, जिनमें 5,000 से अधिक पद निचली अदालतों में खाली हैं। मार्च 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 10 लाख लोगों पर 19 जज हैं। अधीनस्थ अदालतों में 5,748 न्यायिक अधिकारियों की कमी है, जबकि 24 उच्च न्यायालयों में भी 406 जजों के पद खाली हैं। देश भर की निचली अदालतों में जजों के 23% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। निचली अदालतों ने जजों के कुल 22,474 पदों में से 6,726 जज यहां पर काम कर रहे हैं, तो वहीं उच्च न्यायालय में स्वीकृत 1,079 पदों की तुलना में 673 जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जजों के स्वीकृत 31 पदों में से कई पद खाली हैं। अब सवाल यह है कि देश में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और जनसंख्या के लिहाज से हमारे पास जो जजों का और आम जनता के बीच का अनुपात है, क्या वो सही है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों है और जजों की कमी क्यों है? समझेंगे आज इस पूरे सिस्टम को। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ हैं। विपुल मुदगल मुख्य कार्यकारी हैं कॉमन कास्ट से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून में, सत्या स्वागत है। जस्टिस आर.एस. सोरी हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में आप थे, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। पी.के. मल्होत्रा, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में जस्टिस सोरी आपसे करना चाहूंगा कि देश में ये जो 6,160 पद स्वीकृत पदों में से जो खाली हैं, ये वजह क्या है? और जब हम अनुपात को देखते हैं आम जनता यानी कि जनसंख्या और जजों के रेशियो को, तो इसमें इतना ज्यादा फर्क क्यों है? देखिए, जहाँ तक तो सैंक्शंस स्ट्रेंथ का सवाल है, वो तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, अभी भी कम है। लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ तो एक चीज़ है, अगर वैकेंसीज़ हैं इस सैंक्शन स्ट्रेंथ के अंदर, इतनी वैकेंसीज़ हैं, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर बढ़ाई भी जाए और वैकेंसीज फिल ना की जाए, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लिहाजा मुझे लगता है ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं जिसकी वजह से ये नियुक्तियाँ नहीं हो रही। प्रोसेस जो है, अब तो कॉलेजियम सिस्टम है, तो हाई कोर्ट रेकमेंड करेगी उसका कॉलेजियम, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको छानबीन करके आगे भेजेगी सरकार को। ये सिस्टम तो हमारे पास है, सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन इस सिस्टम को चालू करने के लिए या स्ट्रीमलाइन करने के लिए या लुब्रिकेट करने के लिए काफ़ी ज़रूरतें हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये पहले की, ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती। ये हमें हमेशा पता होता है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, जो मुझे लगता है नहीं हो रहा, या अगर हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, और इसका कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आ रहा। ओके, मल्होत्रा सर, क्योंकि अभी भी जो रेशियो है खाली पद यानी कि स्वीकृत होने के बावजूद जो खाली पद हैं 6,160 देश भर में, 23% जो पद खाली हो निचली अदालतों में हैं। लेकिन मैं रेशियो को देख रहा था जो चौंकाने वाला है। 1987 में जो कानून से संबंधित कमेटी थी, उन लोगों ने रिपोर्ट दाखिल की, 10 लाख की आबादी पर 10 से बढ़ाकर 50 जज करने की बात थी। यानी कि 80 के दशक से और 2018 ये संख्या और बढ़ाने की बात क्या बीच में हुई? और अगर नहीं हुई तो फिर वजह क्या है और क्यों हम यहां पर रुके हुए हैं? कविंद्र जी, मैं समझता हूं ये एक सिस्टमिक फेलियर है। जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, तो डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जो जज पॉपुलेशन रेशो है वो 1 मिलियन लोगों के लिए लगभग 50 का रेशो है, और हमारे देश में भी उस रेशो पे लाने का प्रयास किया गया, और इसलिए पदों में बढ़ोतरी भी की गई। ऐसा नहीं है कि जजों की पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई। बढ़ोतरी करने के बाद, जैसा कि जस्टिस सोधी ने कहा, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, कि पद रिक्त पड़े रह जाते हैं, पद भरे नहीं जाते हैं, उससे बहुत समय लगता है। इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। अब लोअर जुडिशरी में जब आपको अपॉइंटमेंट्स करनी है,
तो उसके लिए हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है। उसके लिए क्यों समय से कार्रवाई नहीं की जाती है? कुछ एक स्थानों पर तो हाई कोर्ट खुद ही रिक्रूटमेंट कर रही है, कुछ स्थानों पर पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सेवाएं यूटिलाइज की जाती हैं। अगर समय पे रिक्विजिशन भेज करके समय पे जजेस की नियुक्ति की जाए तो मैं नहीं समझता कि क्यों इसका समाधान क्यों नहीं हो सकता। जहां तक हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का सवाल है, हमें पता होता है कि ये सैंक्शन पद है। सैंक्शन पद के साथ साथ स्वीकृत पदों के साथ साथ कब वो वैकेंसी होने वाली है या कब से वो वैकेंसी है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर समय से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो क्यों नहीं भरा जा सकता। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि कॉलेजियम में ही काफी समय लग जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉलेजियम से एक बार रिकमेंडेशन हो जाने के बाद जब सरकार के पास भी वो रिकमेंडेशन जाती है तो कभी कभी सरकार में भी उस पर डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है। आई थिंक अगर इन सिस्टम्स को हम स्ट्रीमलाइन कर दे तो कोई कारण नहीं कि क्यों रिक्त पदों की भर्ती ना की जा सके। और एक बार हम रिक्त पदों की भर्ती कर भी लें, जिस तरह की पेंडेंसी हमारे देश में है, आपने अभी फिगर्स मुझे बताई और मैं उन फिगर से सहमत हूं क्योंकि यही लेटेस्ट फिगर है। आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग है और इस समय जो है 6 पद सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिक्त पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट्स का भी आपने बताया लगभग 450 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर हम उन रिक्त पदों को भी भर लें तो क्यों नहीं पेंडेंसी कम कर सकते हैं, हम पेंडेंसी को भी कम कर सकते हैं और अगर समय से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो पदों के ऊपर नियुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में टैलेंट की कमी है, बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को ढूंढकर सामने लाने की जरूरत है और समय पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जी विपुल, जिस तरीके से आपने देखा एक लंबे अरसे से, क्योंकि आप आम जन के लिहाज से कई बार आप लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं इसमें बदलाव को लेकर, जो कि एक जजों के पद खाली हैं और टैलेंट, जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने कि टैलेंट है, पूल भी हम कई बार देखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या अवरोध आपको देखता है कि ये पद जो स्वीकृत है हम वही नहीं भर पा रहे हैं, और जो बढ़ाने की बात है इंटरनेशनल मैं कहूँ नॉर्म्स 50 तक ले जाने की बात हो रही थी, वो तो फिर दूर की बात हो जाती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ हम लोगों के मनोवृत्ति ऐसी, हमारा कुछ एटीट्यूड ऐसा बन गया है। देखिए, अगर आप देखें पुलिस कितनी होनी चाहिए पर लाख में, उससे बहुत कम है। डॉक्टर कितने होने चाहिए, बहुत कम है। तो हम एक आकस्मिकता के साथ देखते हैं इन सब चीज़ों को, कैजुअलनेस से देखते हैं कि भाई कोई बात नहीं है तो हो जाएंगे। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि न्याय प्रणाली उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से एक संस्कृत और सभ्य समाज का आधार जो है वो न्याय प्रणाली है। अगर आप संपन्नता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अगर कोहेशन चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, अगर डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फंक्शनिंग करना चाहते हैं, तो आपको न्याय प्रणाली को बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चलाना होगा। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों महानुभाव ने बात की, जैसे सोडी ने भी और मल्होत्रा साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे। लेकिन मैं कहता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सामने हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। जैसे कि एक व्यवस्था आई थी 2006 में या 2008 में, ई कोर्ट्स, कि हम इस तरह से कोर्ट्स का प्रबंध करेंगे कि सारे के सारे केसेस एक खास तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आएंगे, तो जिसका केस लगने वाला है उसको पता रहेगा, एक जज की कितनी आउटपुट है ये पता रहेगा। अक्सर ऐसा होता है बहुत छोटी जगहों पे जज साहब 3 बजे आए, 4:30 बजे उठ के चले गए, कोई ये देखने वाला नहीं है पूरे हफ्ते में आउटपुट कितना था, कितने केसेस लिए गए, किसकी वजह से ये नहीं हुए। तो ये एक कोर्ट फीस अगर आपको भर्ती करनी है तो वो बड़े आराम से आप उसी ई कोर्ट्स के माध्यम से आप उनको भर्ती कर सकते हैं। आप लैपटॉप दे दिए, उन्होंने जनरेटर लगा दिए, लेकिन हमने वो जो एक सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, वो नहीं की। और जहाँ तक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात है, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें हमें पहले से पता हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे यूपीएससी है, इस तरह का एक कमीशन हो, मैं नहीं कहता कि जो व्यवस्था चल रही है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दें। कोई आप हाइब्रिड कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसमें कि आप सिलेक्शन भी करें, लोगों का पहले से करके रखें जैसे आईएएस में करते हैं, और उसके अलावा जो नीचे से आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए ऊपर आने के लिए, और उसके साथ साथ जो आपकी तीसरी प्रणाली है वो भी करें, लेकिन थोड़ा पहले से करके रखें। जजेस इन वेटिंग हो सकते हैं, 1 साल पहले से नियुक्ति हो गई, आप अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सब किया जा सकता है। ये सब विद इन रीच है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। सत्या, 2 बातें मैं समझना चाहूँगा कि आप लंबे अरसे से कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आम जन और जो दूसरी ओर न्यायाधीश है उनको भी देखते हैं। 23% से ज़्यादा पद
जो लोअर जुडिशरी इसमें कहूँ कि यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर उस वहाँ पर खाली है पद। लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम जो एडॉप्टेशन की बात होती है, क्या एकाधिकार चाहते हैं इसीलिए सिस्टम नहीं बदल पा रहा, या फिर जो बीच में एक बात आई थी भारतीय न्यायिक सेवा की बात हो रही थी, एक कॉमन पूल है, एक कॉमन एग्जाम, जैसे कि कहा कि यूपीएससी की तरह कोई तर्ज पर किया जा सकता है, इसमें देरी क्यों है या फिर इसे अडॉप्ट करने में दिक्कत क्यों है? देखिए, पूरी जो समस्या है वो ये है कि नोबडी इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। किसी एक संस्था को ये कि हमने ये जिम्मेदारी ले ली है उस हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। एक तो ये है कि इसमें जुडिशरी सरकार को कोई ब्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम के हाथ में है, और ट्रायल कोर्ट्स में भी, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने कहा, कुछ जगह हाई कोर्ट्स सीधे तौर पे देखती हैं, कुछ जगह जो स्टेट सिविल सर्विस कमीशन है उनके माध्यम से वो कंडक्ट कराती हैं। तो इसलिए सरकार का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में सीधे सीधे कोई रोल नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करते हैं, और बाकी जो स्टेट्स में है, जो ट्रायल कोर्ट के लेवल पे, वहाँ भी वो अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर साहब का सिग्नेचर होता है। एक तरह से कहें कि खाना पूर्ति जो है, फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम उनका है। तो इसलिए जुडिशरी की ये पूरी जिम्मेदारी है। आपको अगर याद हो, जस्टिस टी.एस. ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो एक बार ऐसा कहा गया कि उनके आंख से आंसू आ गए थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले की बात करते करते। आज अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में 6 वैकेंसीज हैं। आज की तारीख में सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम का पेंडिंग नहीं है। तो ये जो स्थिति होती है, आप 6 वैकेंसी, और 6 वैकेंसी ही नहीं है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब वो रिटायर हो जाएंगे 3 तारीख को, 2 तारीख को अंतिम दिन है। उसके बाद 2 और जजेस रिटायर हो रहे हैं नवंबर में और दिसंबर में, फिर कोई एक और जज मार्च में रिटायर हो रहे हैं। तो इतने सारे जजेस रिटायर हो रहे हैं, 3 अभी रिटायर हो रहे हैं और एक और मार्च में हो रहे हैं, तो 4 और वैकेंसी आ रही है। अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आप सारे रिकमेंडेशन कर दीजिए, लेकिन आपके पास टैलेंट पूल अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिसेस हैं या सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका टैलेंट पूल है और आप उनको जान रहे हैं। एक प्रक्रिया है, कॉलेजियम एक साथ बैठ के जो भी जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेके नाम भेज सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे, देखिए, किसी एक अपॉइंटमेंट को लेके बहुत हंगामा हो जाता है। जैसे जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम को लेके हुआ, कई बार सरकार के वापस आने के बाद कॉलेजियम ही खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी, 3 बैठक के बाद वो डिसीजन ले पाए थे। किसी एक अपॉइंटमेंट पे कोई हंगामा होना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम क्रिएट करना जिसमें कि जो भी वैकेंसी आने वाली है फोर्सिएबल फ्यूचर में, उसको देख के पहले से ही आप तैयार हैं, ये सिस्टम नहीं बन पाया है। रही बात जो टैलेंट पूल है, जो ट्रायल कोर्ट्स के लिए जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें कई बार दिक्कत होती है। जस्टिस सोढ़ी बेहतर ढंग से बता सकते हैं। कई बार ये होता है कि जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसमें ऐसा होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स नहीं आए हों जिनको जो अप टू द मार्क कहा जाए, लेकिन ये हमेशा ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है और लगातार नहीं हो सकती है। अभी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से जो बच्चे आ रहे हैं, एक ख़ास तरह की अंडरस्टैंडिंग, एक ख़ास लेवल के अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं, और उसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि जुडिशरी में आना चाहते हैं। एक सिस्टम क्रिएट करने की बात है। एक अभी जो पहल भी हुई है, आपको आश्चर्य होगा, वो पहल भी केंद्र सरकार की ओर से है, जुडिशरी की ओर से नहीं है। जो अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की बात है, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की बात है, उसकी पहल भी केंद्र सरकार की ओर से हुई है। एक चिट्ठी गई थी सरकार से, विधि मंत्रालय से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसको वो PIL के रूप में सुन रहे हैं। उसमें कई सरकारें विरोध कर रही हैं, अलग अलग वजह हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑल इंडिया लेवल पे इस तरह की कोई जुडिशियल सर्विस बनती है, तो उसमें जो अभी तक जो बहस हुई है उसमें सिर्फ ये हुआ है कि हम किसी भी राज्य का, उनका जो अपना जो अधिकार है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कंबाइंड इलेक्शन कर देंगे, कंबाइंड एग्जामिनेशन कर देंगे, और एग्जामिनेशन का एक शेड्यूल बना देंगे जो कि सही समय पे एग्ज़ाम होगा, और पहले से आपको पता होगा कि इतने लोग यहाँ वैकेंसी आ रही है, और उसके लिए हमने पूल बना के रखा है। ऑटोमोट सिस्टम की तैयारी आप कर रहे हैं। ये कि 6 महीना पहले तक में ये सारा सिस्टम हम बना के रखें, ताकि जैसे ही वैकेंसी हो वहाँ पे आदमी। अभी आप सिंपल अंकगणित आप देखिए, अंकगणित ये है कि अगर ये 6000 पद अगर भर दिए जाएं, तो जो वैकेंसी है, टोटल जो पोस्ट हैं वो 24,000, 22,000, 23,000 के आसपास हैं। उसमें 6,000 लगभग 1/4 से ज़्यादा वैकेंसी है,
और 1/4 अगर वैकेंसी ख़त्म हो जाए तो पेंडेंसी भी उस हिसाब से कम हो सकती है। तो बाकी टेक्नोलॉजी चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए, और कोर्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, डॉकेट मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन एक जो नंबर ऑफ जजेज हैं वो अगर आपके पास सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको अगर आप भर लें तो बहुत सारी समस्याएं तो इसके साथ ख़त्म हो सकती हैं। जस्टिस सोडी साहब, क्योंकि 22,474 पद स्वीकृत हैं और बिल्कुल 1/4 के करीब 6,000 से थोड़े से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, हम एक ऐसे सिस्टम को अब तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। क्या इसमें जो न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं वहाँ पर आपको लगता है कि उस तरह का इंटरेस्ट या मंशा या कुछ और कहूँ मैं जो इस्तेमाल हो रहा है शब्द पैनलिस्ट की ओर से, वो दिखता है, या फिर जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें एकाधिकार चाहती हैं और नए सिस्टम को बनने देने के लिए दोनों ही पक्ष कहीं बराबर के दोषी दिखते हैं? देखिए, जहाँ का सिस्टम का सवाल है, देखिए अगर हाई कोर्ट ने रेकमेंड करना है और हाई कोर्ट ने अपॉइंट करने हैं जजेस टू द लोअर कोर्ट्स, इसमें देखिए कि भी हाई कोर्ट के कोलिजियम के पास या हाई कोर्ट के पास इतना टाइम है, इतना समय है या इतना वेयरविद है कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि रिटायरमेंट तो होती रहेंगी, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। ये कर सकते हैं जजेस टुगेदर। अगर नहीं कर सकते तो इसमें एक मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई दे शुड बी काइंड ऑफ सेक्रेटेरियल जो थ्रू आउट द ईयर चलता रहे। वो वैकेंसीज जो भी आए, जैसे भी पूल बनाना है, पूल बनता ही रहे, और जैसे भी वैकेंसीज राइज होती हैं सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट्स वैल्यूएशन, उनको अपॉइंट किया जाए। ऐसे ही हाई कोर्ट के लिए भी अगर तो रेगुलर सेक्रेटेरिएट होगा तब तो प्रोसेस चलता ही रहेगा एंड अपॉइंटमेंट्स होती ही रहेंगी, क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट है नहीं और जजेस ने अपना जुडिशल काम भी करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है। इतना टाइम ही नहीं होता कि इतना कुछ कर सके। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से आज अगर फुल स्ट्रेंथ हो जाए कंट्री में तो आपके पास फुल स्ट्रेंथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इसलिए आपको कोई ना कोई वैकेंसीज तो रहती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण अपॉइंटमेंट्स भी स्लो होती हैं। ये सब चीज़ें कलेक्टिवली अगर ली जाए तो वन आफ्टर द अदर लीड करते, ये डोमिनिक इफेक्ट होता है। एक चीज़ लीड टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। ओके सर। सो इसलिए ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए सारे सिस्टम को और उसमें बेहतर होगा और कंटिन्यूटी चलती रहे। ये नी जर्क रिएक्शन से काम नहीं चलेगा और एडहॉकिज्म को तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आम पब्लिक तो ये समझना चाहती है कि आखिर उसे क्यों नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। वो जब अदालत के दरवाजे पर जाती है, तारीख लगती है, 100-200 केसेस पर डे के हिसाब से लिस्टिंग होती है, लेकिन सुनवाई के दरमियान पता लगता है कि सिर्फ 15 ही केस सुने गए आज। अब ऐसे सवाल ये उठता है विपुल साहब, दो बातें कि क्या सचिवालय एक बेहतर विकल्प है, या फिर ऑल इंडिया लेवल पर आप जब कैडर बना रहे हैं, कैडर के सिस्टम हमारे देश में है, आप राज्यों के लिहाज से कैडर बनाइए, एक पूल तैयार हो और उसके बाद आप सीनियरिटी या फिर उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आप जजों को वहां पर भेजते रहें। देखिए, एक तो बात यह है कि पेंडेंसी है केसेस की बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो हमारी चिंता है। दूसरा, जस्टिस सोडी ने बहुत अच्छी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार नहीं है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 20 सालों में बहुत सुधार हुआ है, कोर्ट्स भी देखने में अच्छे हुए हैं, काफ़ी सुविधाएं उनके पास आई हैं, पर वो समय के अनुरूप है नहीं। देखिए, जिस तरह के रेजिडेंसेस चाहिए जजेस के लिए, जिस तरह की दूसरी व्यवस्थाएं चाहिए, वो है नहीं, राज्यों में तो बिल्कुल नहीं है। तो उसमें अगर आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि कई चीज़ों में, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, जैसे ई कोर्ट्स की बात मैंने कही, तो उसी तरह से है दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि लीगल एड है, या ये है कि ग्रामीण न्यायालय बनाने थे, ग्राम न्यायालय बनाने थे। अगर वो बनते कायदे से तो ये नीचे से जो केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी भी एक संख्या अपने आप कम होती, फिल्टर लगता उसमें। और उसमें भी आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसमें आप रिटायर्ड जजेस को भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप रिटायर्ड जजेस को ले लीजिए। इसी तरह से कई जगहों पे ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करिए और आप इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए सीधे सीधे। वो तो पहली बात होगी कि भाई आपके पास जो कमी है उसकी पूर्ति करें। और दूसरा ये है कि ये जो 10 लाख में 1 मिलियन में हम 19 जजेस हैं, ये तो किसी भी तरह भारत में पूरा ठीक नहीं है। जैसा दूसरे लोगों ने भी कहा कि 40 या 50 आप थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ें, कम से कम 30 पे आएँ, 40 पे आएँ। अमेरिका जैसे देश में 107 हैं पर मिलियन, 100 के ऊपर है, 75 है कनाडा में। और तो हम उस हिसाब से देखें कि हमें उस दिशा में जाना है, तो पहले ये कि जो हमारे पास सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसे बढ़ें और वहाँ पे ना रुकें और आगे बढ़ें। और साथ साथ जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ हम टेक्नोलॉजी का ऐसा डैशबोर्ड रखें जिससे कि हम अपनी कम से कम आउटपुट बढ़ा सकें और इसी न्यायिक व्यवस्था से हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। सत्य वाकई क्योंकि 2017 मुझे याद है जब 11 जून को केंद्र सरकार ने एक पत्र पे लिखा उच्चतम न्यायालय को कि एक नीट जैसा या फिर एक कॉमन एग्जाम की बात की जाए, सचिवालय की बात हो रही थी। और जब हम 19 के पैरामीटर पे हैं और वो 19 भी पूरे नहीं है क्योंकि 6000 से ज़्यादा पद तो खाली हैं, तो फिर हम 50 से जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी बराबरी का सपना कैसे देख सकते हैं? देखिए, इससे भी जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उसकी एक रिपोर्ट है 2012 की। उस रिपोर्ट में ये प्रोजेक्शन है कि अगले 3 दशक में जो संख्या अभी जो पेंडिंग केसेस की अभी जो है वो आप समझ लें कि करीब 15 करोड़ तक हो जाएगी। उस अभी 3 करोड़ के आसपास है, वो 15 करोड़ तक हो जाएगी। और अभी जो जजेस की हमें ज़रूरत है वो करीब 75,000 जजेस हमें चाहिए होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें ये प्रोजेक्शन दिया हुआ है। और उसकी वजह ये है जिसको हम सब आराम से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों का कहें कि जो इकोनॉमिक प्रोफाइल बदलेगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा, और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कहीं पे उनको दिक्कत होगी तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और जहाँ जहाँ ये स्टडी में बिल्कुल साफ है, जैसे केरल में पर 1000 पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू झारखंड और बिहार, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी का रेट कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा जागरूकता होगी, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और जहाँ पे जो आमदनी लोगों की बेहतर होगी वो वैसी जगहों के लोग अदालतों में ज़्यादा जाते हैं। तो ये इन जनरल इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए ये मान के चलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अदालतों में जाएंगे। दिक्कत वहाँ होती है कि जहाँ सरकारें ये मान लेती हैं कि शायद ये हमारा खर्चा है। असल में अदालतों में जो पैसा लगाया जा रहा है ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न आपको दूसरे ढंग से मिलता है, परोक्ष रूप से मिलता है। और ये इसके जो फ़ायदे हैं, जिसमें कई बार आप ये समझिए कि जो जैसे मॉब लिंचिंग की बात है या इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये रूल ऑफ लॉ में एक तरह का फेथ नहीं होने की वजह से है ना। अगर लोगों को पता हो कि न्याय मिलेगा और समय पे मिलेगा तो अक्सर ये आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये वैसे ही समाज में होता है जहाँ पे एक तरह का हताशा होता है कि शायद पुलिस में या अदालतों में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, तो तब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि ये इसको एक तरह का इन्वेस्टमेंट मान लें कि रूल ऑफ लॉ में हम इन्वेस्ट कर रहे हों और इसका रिटर्न अलग अलग ढंग से डेमोक्रेसी के लिए और सोशल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी मिलेगा भी। मल्होत्रा सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपके चाहूँगा क्योंकि तमाम बातें सामने आई, बहुत अच्छे सुझाव भी हैं। हमें अगर बढ़ना है और जो मौजूदा हालात हैं उसको अगर मीट आउट करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, और जो सत्या कह रहे थे कि भविष्य में खुद जो एक कोर्ट की अपनी रिपोर्ट है वो बताती है कि कितनी ज़रूरत होगी, तो फिर रास्ते क्या हैं जिन पर हमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट दी थी। उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट देने के लिए कि कोर्ट में पेंडेंसी कैसे कम की जाए, जजेस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है या दूसरे भी मेथड को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उस पर लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी। जहाँ तक टेक्नोलॉजी के यूज़ का सवाल है इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस, आई थिंक वो काफ़ी हद तक हो रहा है। जहाँ तक रिक्त पदों का सवाल है, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक
हम इस समस्या को एड्रेस कर सकते हैं। जहाँ तक जजेस के स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात है, मुझे याद है कि 2012 या 13 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हम हाई कोर्ट के जजेस की संख्या 25% तक बढ़ा देंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वहां की सैंक्शनड स्ट्रेंथ 160 जजेस की है। पूरी इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट की पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी 160 जजेस की नियुक्ति नहीं हुई है। अगर उसमें 25% की हम वृद्धि कर देते हैं तो 200 जजेस हो जाएंगे, लेकिन 200 जजेस की नियुक्ति भी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ना तो उनके रहने के लिए मकानों की व्यवस्था है, ना उनके कोर्ट होल्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, ना ही उनको सपोर्टिंग स्टाफ देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजेस की नियुक्ति कर देने से ही समस्या का हल हो जाएगा। जजेस की नियुक्ति के साथ साथ जो और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए उसको बनाना भी बहुत जरूरी है। सत्या जी ने बिल्कुल ठीक कहा, टेक्नोलॉजी का यूज तो है ही है, टेक्नोलॉजी के यूज से कुछ समाधान हो सकता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड जो है वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लोअर जुडिशरी को हमें अगर ठीक करना है जहां पेंडेंसी सबसे अधिक है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और समय आ गया है कि इस पर हमें सीरियसली विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चार मेहमानों का इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, ये समझाने के लिए कि असल में देश में मौजूदा इस वक्त जो संख्या है उसमें जजों की इतनी किल्लत क्यों है, यानी कि जो जजों के पद हैं वो खाली क्यों हैं, और जजों के रिक्रूटमेंट को लेकर जो अनुच्छेद 312 में प्रावधान दिया गया है, क्या हमें उसे अब अपनाने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जहां पर एक राष्ट्रीय एग्ज़ाम की बात कही गई थी। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था गोद लेने के नियम और सरोकार को लेकर। 24 सितंबर को धनील नवदिया लिखते हैं कि आज का विषय लोगों में जागरूकता बढ़ाने में बेहद खास है। इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया गया। अडॉप्शन एनओसी होना जरूरी है और साथ ही ज्यादा कड़े कानून भी होने चाहिए। ये कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं। अमित बंसल लिखते हैं कि चाइल्ड एडॉप्शन एक संवेदनशील मसला है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि गोद लेने से पहले और बाद में उचित जांच हो। साथ ही गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी जरूरी है। सरकार को गोद लेने के संबंध में समाज को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप दर्शकों की राय यूं ही आप भेजते रहिए, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।